Now, the next is the solubility of solid and liquid. About the solubility of solid and liquid, जैसा मैंने बताया कि कुछ सॉल्ट कुछ लिक्विड के अंदर काफी ज्यादा सॉल्युबल है और कुछ सॉल्ट लिक्विड के अंदर ऑलमोस्ट सॉल्युबल है ही नहीं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, जब Na2CO3 पानी के अंदर डिसॉल्व होता है। NaCl अनलिमिटेड तरीके से डिसॉल्व होता है। The solubility of any solid in liquid, it's governed by two factors. The first factor is lattice energy and the second factor is hydration energy. Two factor governs the solubility of any solid in any liquid. किसी भी solid की किसी भी liquid के अंदर solubility, it's governed by these two factor, lattice energy and hydration energy. मैं इन दोनों factors को समझाता हूं। Whenever molecules or atoms कोई से भी सॉलिड में या तो मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर एटम्स होंगे या फिर आयंस होंगे, दिस मॉलिक्यूल्स एटम्स और आयंस इन गैस फेस, दे कम क्लोज टू ईच अदर एंड दे फॉर्म अ सॉलिड, एंड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड some heat is released, and that heat release is said to be the lattice energy. For example, means atoms, ions or molecules in gaseous state. Atoms और ions और molecules को गैस स्टेट में होना चाहिए और गैसियस स्टेट में एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन्फिनिटी से सेपरेटेड हो। यह एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो कि इन्फिनिटी से सेपरेटेड है गैसियस स्टेट में, इनको एक दूसरे के करीब लाया जाए, एक दूसरे के करीब लाके एक सॉलिड क्रिस्टल बनाया जाए। उस सॉलिड क्रिस्टल के बनने के दौरान जो भी कुछ एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी रिलीज इज सेड टू बी द लैटिस एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ सोडियम आयन in gas phase separated by infinity. Avogadro's number of sodium ion in gas phase separated by infinity. In Avogadro's number of sodium ion जो कि गैस फेस में है, जो कि इन्फिनिटी से सेपरेटेड है, इनका टोटल वेट कितना होगा? 23 ग्राम्स, द एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम। इसी तरह से Avogadro's number of chloride ion in gas phase separated by infinity. 6.023 into 10 to the power 23 chloride ions गैस फेस में होना चाहिए और सभी एक दूसरे से इन्फिनिटी से सेपरेटेड होना चाहिए। इन सभी Avogadro's number of chloride ion का टोटल वेट कितना होगा? 35.5 ग्राम। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ सोडियम आयन को पास में लाया जाए, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ क्लोराइड आयन को पास में लाया जाए और एवोगैड्रोस नंबर ऑफ सोडियम आयन, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ क्लोराइड आयन को मिलाकर एक सॉलिड क्रिस्टल बनाया जाए। वह जो सॉलिड क्रिस्टल बनेगा किसका बनेगा? NaCl का सॉलिड क्रिस्टल बनेगा और उस NaCl सॉलिड क्रिस्टल में NaCl के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। उसका टोटल वजन कितना होगा? 58.5 ग्राम्स। जब यह 58.5 ग्राम NaCl का क्रिस्टल इस तरीके से बनाया जाएगा तो इस दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होगी।
that energy released is said to be the lattice energy per मोल। एक मोल सॉलिड क्रिस्टल को बनाने के दौरान जो भी कुछ एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लैटिस एनर्जी पर मोल कहते हैं। लेकिन वह एक मोल सॉलिड क्रिस्टल बनाना कैसे है? उसके एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को गैस फेस में होना चाहिए और इंफिनिटी से सेपरेटेड होना चाहिए। इंफिनिटी से सेपरेटेड गैस फेस के एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को मिला के सॉलिड क्रिस्टल जो बनाया जा रहा है, वही सॉलिड क्रिस्टल के बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज लैटिस एनर्जी पर मोल। अब जरा सोचिए, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन को इंफिनिटी पर रखा गया है। इंफिनिटी पर रखे हुए सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को पास में लाए और जो अभी अभी हमने NaCl का क्रिस्टल बनाया है उसमें जोड़ दे। 58.5 ग्राम NaCl का क्रिस्टल बना हुआ है अभी। एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन जो कि इंफिनिटी पर रखे हुए हैं, उन्हें पास में लाके सॉलिड क्रिस्टल से जोड़ दिया गया। इस तरह से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को पास में लाके यदि सॉलिड क्रिस्टल से जोड़ा जाए, तब वंस अगेन कुछ एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज सेड टू बी लैटिस एनर्जी पर मॉलिक्यूल। इस बार जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी इज सेड टू बी लैटिस एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एक मोल NaCl क्रिस्टल को बनाने के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज लैटिस एनर्जी पर मोल। और एक मॉलिक्यूल NaCl को उस लैटिस क्रिस्टल के से जोड़ने के दौरान जो भी कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज लैटिस एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अब मैं क्यों बता रहा हूं, जरा समझें। जब उस NaCl को पानी के अंदर डाला जाएगा, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन सॉलिड क्रिस्टल को छोड़कर पानी के अंदर इंफिनिटी तक जाएगा। जब एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन सॉलिड क्रिस्टल को छोड़कर पानी के अंदर जा रहा है, इंफिनिटी पर जा रहा है, इस दौरान एनर्जी देना पड़ेगी या एनर्जी रिलीज होगी? डेफिनेटली इस बार एनर्जी देना पड़ेगी। जब यह सोडियम आयन, क्लोराइड आयन इंफिनिटी से आकर सॉलिड क्रिस्टल से जुड़ा था, उस समय एनर्जी रिलीज हुई थी। इस बार उतनी ही एनर्जी आपको फिर वापस लौटानी पड़ेगी, फिर वापस देना पड़ेगी। जब तक लैटिस एनर्जी पर मॉलिक्यूल के बराबर एनर्जी आप नहीं देते हो, तब तक यह NaCl का मॉलिक्यूल सॉलिड क्रिस्टल को छोड़कर इंफिनिटी पर नहीं जाएगा। NaCl का मॉलिक्यूल सॉलिड क्रिस्टल को छोड़कर तभी इंफिनिटी पर जाएगा जब आप उसको उतनी एनर्जी लौटा दो। बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, यदि एक मोल NaCl क्रिस्टल आप पानी में डालते हो और वह एक मोल NaCl क्रिस्टल पानी के अंदर डिसॉल्व होता है, तो उस डिसोल्यूशन प्रोसेस में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ सोडियम आयन, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ क्लोराइड आयन सॉलिड क्रिस्टल को छोड़कर, हर तरह की बॉन्डिंग को तोड़कर एक दूसरे से इंफिनिटी की दूरी पर जाएंगे। और जब इस तरह से एवोगैड्रोस नंबर ऑफ सोडियम आयन, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ क्लोराइड आयन एक दूसरे को छोड़कर इंफिनिटी पर जाएंगे, उस दौरान एनर्जी देना पड़ेगी या रिलीज होगी? डेफिनेटली वंस अगेन इस दौरान एनर्जी देना पड़ेगी। पहले एक मोल NaCl क्रिस्टल को बनाने के दौरान जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई है, आपको उतनी ही एनर्जी इस बार वहां पर देना पड़ेगी,
एनर्जी अंदर डालना पड़ेगी। जब तक उतनी एनर्जी आप डालते नहीं हो तब तक 1 मोल NaCl क्रिस्टल डिसॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई, किसी भी सॉलिड को डिसॉल्व करने के दौरान हमें सॉलिड क्रिस्टल को तोड़ना होता है, लैटिस क्रिस्टल को तोड़ना होता है, लैटिस बॉन्डिंग को तोड़ना होता है, और उन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ती है। जब तक आप उतनी एनर्जी नहीं दोगे तब तक कोई सा भी सॉलिड क्रिस्टल लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता। अब यह तो डिसोल्यूशन प्रोसेस के दौरान एनर्जी है जो आपको देना पड़ेगी। अब जरा सोचिए, एक ना, जब एक सोडियम आयन को पानी के अंदर डाला जाए क्या होगा? वो गीला हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, द सोडियम आयन वुड गेट सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। उस सोडियम आयन का हाइड्रेशन होगा। दिस फिनोमेना when the molecule gets surrounded by water molecule, we call it hydration phenomena. वाटर में डाला जाए तो इसे हाइड्रेशन कहेंगे, किसी और सॉल्वेंट में डाला जाएगा तो उसे सॉल्वेशन कहेंगे। किसी भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल को जब सॉल्वेंट में डाला जाए, then that atom, ion or the molecule gets surrounded by that solvent molecule. That phenomena, when the particle gets surrounded by solvent molecule, we call it solvation. That phenomena, when any atom, ion, molecule or any particle gets surrounded by water molecule, it's called hydration. And during this phenomena of hydration, some energy is released, some heat is released. इस सॉल्वेशन फिनोमेना के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होती है, कुछ हीट रिलीज होती है। दैट एनर्जी रिलीज्ड और हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग द फिनोमेना इज सेड टू बी हाइड्रेशन एनर्जी। सॉल्वेंट के केस में हम कहेंगे सॉल्वेशन एनर्जी। मतलब यदि किसी सॉलिड को पानी के अंदर डाला जाए और डिसॉल्व करा जाए तो एक एनर्जी है जो देना पड़ती है और एक एनर्जी है जो रिलीज होती है। लैटिस एनर्जी देना पड़ती है और हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है। अब देखिए, 3 सिचुएशन हो सकती है। एक तो लैटिस एनर्जी लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी, दूसरा लैटिस एनर्जी इक्वल टू हाइड्रेशन एनर्जी, तीसरा लैटिस एनर्जी ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी। किसी सॉल्ट के केस में लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से कम हो सकता है, किसी सॉल्ट के केस में लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से बराबर हो सकता है, और किसी सॉल्ट के केस में लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा हो सकता है।
दिस आर द 3 पॉसिबल केस। यह 3 पॉसिबल केस वहां पर हो सकते हैं। जरा सोचिए, पहले केस में यदि लैटिस एनर्जी कम हो, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो, ऐसे सॉल्ट को हम पानी के अंदर डालेंगे। जैसे ही पानी के अंदर डालेंगे, सरफेस मॉलिक्यूल्स का हाइड्रेशन हो जाएगा। सरफेस मॉलिक्यूल्स का हाइड्रेशन होते से ही हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। वहां हाइड्रेशन एनर्जी वहीं की वहीं सॉलिड अपने पास में रख लेगा लैटिस एनर्जी के रूप में। चूंकि लैटिस एनर्जी कम है, रिक्वायर्ड लैटिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द हाइड्रेशन एनर्जी। रिक्वायर्ड लैटिस एनर्जी मिल जाने की वजह से वह मॉलिक्यूल जिसका हाइड्रेशन हुआ है, उस हाइड्रेशन के दौरान सफिशिएंटली लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी निकली है, वह सफिशिएंटली लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी में से कुछ एनर्जी लैटिस एनर्जी के रूप में वहीं पर रह गई और लैटिस एनर्जी मिलते से ही वह मॉलिक्यूल सॉलिड को छोड़कर, सारे बंधन तोड़कर इंफिनिटी पर चला जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। पहली लेयर इस तरह से डिसॉल्व हो जाएगी। पहली लेयर के डिसॉल्व होते से ही दूसरी लेयर का हाइड्रेशन होगा। दूसरी लेयर के हाइड्रेशन के दौरान फिर हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। वह हाइड्रेशन एनर्जी फिर वापस लैटिस एनर्जी के फॉर्म में कंज्यूम होगी और फिर वापस लैटिस एनर्जी मिलते से ही दूसरी लेयर के मॉलिक्यूल भी इंफिनिटी पर चले जाएंगे। तीसरी लेयर का हाइड्रेशन होगा, चौथी लेयर का हाइड्रेशन होगा। इस तरह से मॉलिक्यूल्स का हाइड्रेशन होता जाएगा और वह डिसॉल्व होते जाएंगे और we had initiated a chain process। प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा सॉलिड ही डिसॉल्व नहीं हो जाए। इन दिस केस दैट सॉलिड इज soluble इन लिक्विड। ऐसी स्थिति में वह सॉलिड लिक्विड के अंदर soluble है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है एंड दैट हाइड्रेशन एनर्जी इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड लैटिस एनर्जी। यदि लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से जस्ट बराबर हो तो ठीक उस टेम्परेचर पर सॉलिड जस्ट सॉल्युबल होता है। हायर टेम्परेचर पर रेडिली सॉल्युबल होता है, लेकिन लोअर टेम्परेचर पर वह सॉलिड प्रेसिपिटेट होता है, वह सॉलिड डिसॉल्व नहीं होता है। जबकि यदि किसी सॉलिड के केस में लैटिस एनर्जी ज्यादा हो हाइड्रेशन एनर्जी से, तो ऐसी स्थिति में उस सॉलिड को आपने पानी के अंदर डाला, सरफेस मॉलिक्यूल्स का हाइड्रेशन हुआ, उस हाइड्रेशन के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज हुई, बट दैट एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड लैटिस एनर्जी। सरफेस मॉलिक्यूल्स के हाइड्रेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है, that energy is not sufficient to provide the required lattice energy। सरफेस मॉलिक्यूल उतनी एनर्जी दे ही नहीं पाए कि लैटिस एनर्जी मिली। मॉलिक्यूल एटम को छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल के एटम को छोड़ने के लिए जरूरी है लैटिस एनर्जी का मिलना। जब तक लैटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं मिलती है, तब तक मॉलिक्यूल्स सॉलिड को नहीं छोड़ सकते, एटम्स और आयंस सॉलिड को नहीं छोड़ सकते। ऐसा सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता। वी यूज्ड टू से दैट सच अ सॉलिड इज इनसॉल्युबल इन लिक्विड। इस तरह का सॉलिड लिक्विड के अंदर इनसॉल्युबल है, इस तरह का सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकता। वी यूज्ड टू से दैट अ सॉलिड इज सॉल्युबल इफ लैटिस एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर देन लैटिस एनर्जी, एंड सॉलिड इज इनसॉल्युबल इफ लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन लैटिस एनर्जी। NaCl के केस में हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा है, लैटिस एनर्जी कम है, जबकि इस चॉक के केस में लैटिस एनर्जी काफी ज्यादा है
और हाइड्रेशन एनर्जी कम है। तो फिर इसी बात पर मेरा एक सवाल है, सवाल को दो तरीके से पूछूंगा। सेम सवाल है, मैं कहता हूं अ सॉलिड इज इनसॉल्युबल इन अ लिक्विड, द प्रोबेबल कॉज इज, सॉलिड इज इनसॉल्युबल इन लिक्विड, द प्रोबेबल कॉज इज लैटिस एनर्जी मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी। बिल्कुल सीधा सीधा सवाल पूछा है, जवाब ऑलरेडी बोर्ड पर लिखा हुआ। अ सॉलिड इज इनसॉल्युबल इन लिक्विड ओनली इफ लैटिस एनर्जी इज हायर देन द हाइड्रेशन एनर्जी। इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछता हूं, सॉलिड इज insoluble in liquid, the most probable cause is the most probable cause is high lattice energy, low lattice energy, high hydration energy, लो हाइड्रेशन एनर्जी। एक आंसर बताना है, कौन सा एक आंसर सही है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। एक सॉलिड यदि लिक्विड में इनसॉल्युबल है तो मोस्ट प्रोबेबल कॉज क्या है, लैटिस एनर्जी का ज्यादा होना या लैटिस एनर्जी का कम होना, हाइड्रेशन एनर्जी का ज्यादा होना या हाइड्रेशन एनर्जी का कम होना। सोच समझ के बोलेंगे। देखिए, लो हाइड्रेशन एनर्जी, लो लैटिस एनर्जी तो नहीं हो सकता। लो लैटिस एनर्जी ऑलवेज फेवर द सॉल्युबिलिटी। हाई हाइड्रेशन एनर्जी भी नहीं हो सकता, इट ऑल्सो फेवर द सॉल्युबिलिटी। डाउट है तो सिर्फ इन दोनों में। लैटिस एनर्जी या तो ज्यादा होना चाहिए या फिर हाइड्रेशन एनर्जी कम होना चाहिए। अब इन दोनों में से भी मोस्ट प्रोबेबल कॉज क्या होता है यह समझने की जरूरत है कि यदि कोई सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता है तो हाई लैटिस एनर्जी मोस्ट प्रोबेबल कॉज है या लो हाइड्रेशन एनर्जी मोस्ट प्रोबेबल कॉज है। जैसे कि मैंने बताया, कैल्शियम कार्बोनेट पानी में डिसॉल्व नहीं होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट यदि पानी में डिसॉल्व नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है या लैटिस एनर्जी ज्यादा है। डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज हाई लैटिस एनर्जी, लो हाइड्रेशन एनर्जी नहीं है। क्यों, मैं बस समझाता हूं। CaCl2 पानी के अंदर डिसॉल्व होता है, CaCl2 पानी के अंदर डिसॉल्व होता है, और यदि CaCl2 पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है इसका मतलब कैल्शियम आयन की सफिशिएंट हाइड्रेशन एनर्जी है। कैल्शियम आयन की सफिशिएंट हाइड्रेशन एनर्जी होने की वजह से ही CaCl2 डिसॉल्व हो रहा है। Na2CO3 पानी के अंदर डिसॉल्व होता है, यदि Na2CO3 पानी के अंदर डिसॉल्व होता है इसका मतलब है कार्बोनेट आयन की भी हाइड्रेशन एनर्जी सफिशिएंट है। कार्बोनेट आयन की हाइड्रेशन एनर्जी सफिशिएंट होने की वजह से ही Na2CO3 पानी के अंदर डिसॉल्व होता है, अदरवाइज Na2CO3 पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। इट मीन्स दैट कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन की हाइड्रेशन एनर्जी अप्रिशिएबल। अब यदि कैल्शियम कार्बोनेट पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो उसकी खास वजह यह है कि कैल्शियम और कार्बोनेट के बीच में जो लैटिस एनर्जी है, उनके पास में आने से जो एनर्जी रिलीज हुई है वह एनर्जी रिलीज काफी ज्यादा है, लैटिस एनर्जी काफी ज्यादा है, और उस लैटिस एनर्जी के काफी ज्यादा होने की वजह से वो इतनी ज्यादा है कि वो हाइड्रेशन एनर्जी के द्वारा कभी प्रोवाइड हो ही नहीं पाती है।
इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाता है। कोई सा भी सॉलिड पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है तो जनरली उसका मोस्ट प्रोबेबल कॉज जो होता है वह उसकी लैटिस एनर्जी का काफी ज्यादा होना। लोहे की रॉड यदि पानी के अंदर डाली जाए डिसॉल्व नहीं होती है तो वजह यह है कि उसकी लैटिस एनर्जी काफी ज्यादा है, जो कि उसके हाइड्रेशन के द्वारा प्रोवाइड नहीं की जा सकती। हाँ, कोई और कुछ सवाल पूछ रहा था शायद। हाँ, हाँ, अभी वही तो मैं बता रहा हूं भाई, वही तो मैं बता रहा हूं। और क्या बता रहा हूं, क्या सुन रहे हो तुम? मैं यही बता रहा हूं कि जनरली सॉलिड्स का हाइड्रेशन एनर्जी अप्रिशिएबल होता है, हर एक सॉलिड का। कैल्शियम आयन का हाइड्रेशन है, कार्बोनेट आयन का भी हाइड्रेशन है। उस हाइड्रेशन के दौरान हाइड्रेशन एनर्जी भी है, वो एनर्जी रिलीज भी हो रही है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट यदि डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो इसकी वजह यह है कि कैल्शियम कार्बोनेट की लैटिस एनर्जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी कम नहीं है। सिंपल सी एक बात है, तुम एग्जाम में फेल हुए तो इसकी दो वजह हो सकती है, या तो पेपर का कठिन आना या फिर तुम्हारा पढ़ाई नहीं करा होना। अब यदि यह पूछा जाए कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम में आप फेल क्यों हुए तो इसकी मोस्ट प्रोबेबल कॉज क्या है, तो हम यह देखेंगे कि क्लास में 100 बच्चे थे, 100 में से 90 पास हुए, ये 10 फेल हुए। इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबल कॉज जो है वो बच्चों का नहीं पढ़ा होना है, ना कि पेपर का कठिन आना। क्योंकि पेपर यदि कठिन होता तो फिर 90 बच्चे क्यों पास हो गए। और यदि आप फेल हुए तो हम देखें 100 बच्चे, 100 में से 80 फेल हो गए, 20 पास हुए। नाउ मोस्ट प्रोबेबल कॉजेस कि पेपर कठिन आया, पेपर के कठिन आने की वजह से आप फेल हुए, क्योंकि 80 बच्चे वहां पर फेल हुए। मोस्ट प्रोबेबल कॉज जब पूछे कि सॉलिड पानी के अंदर इनसॉल्युबल है तो उसकी मोस्ट प्रोबेबल कॉज क्या है, तो हम कभी यह नहीं कहते कि लो हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी तो हर एक की सफिशिएंट होती है। यदि कोई सॉलिड जनरली पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता तो जनरली, मैं मोस्ट प्रोबेबल बोल रहा हूं, इट्स नॉट द गारंटेड कॉज। मोस्ट प्रोबेबल कॉज इज हाई लैटिस एनर्जी। कैल्शियम कार्बोनेट पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, क्या कैल्शियम आयन की हाइड्रेशन एनर्जी कम है? नहीं। यदि कैल्शियम आयन की हाइड्रेशन एनर्जी कम होती तो कैल्शियम क्लोराइड क्यों डिसॉल्व हुआ, कैल्शियम नाइट्रेट क्यों डिसॉल्व हुआ? तो क्या कार्बोनेट आयन की हाइड्रेशन एनर्जी कम है? यह भी गलत। कार्बोनेट आयन की हाइड्रेशन एनर्जी कम होती तो फिर H2CO3 क्यों डिसॉल्व हुआ, तो Na2CO3 क्यों डिसॉल्व हुआ, तो K2CO3 क्यों डिसॉल्व हुआ? यदि कार्बोनेट आयन वहां डिसॉल्व हो गया, कैल्शियम आयन यहां डिसॉल्व हो गया और कैल्शियम कार्बोनेट आपस में डिसॉल्व नहीं हो पा रहे तो इसकी खास वजह है कि कैल्शियम कार्बोनेट की आपस में दोनों एक दूसरे को ज्यादा करीब आ जाते हैं, लैटिस एनर्जी कुछ ज्यादा रिलीज हो जाती है, और जितनी लैटिस एनर्जी रिलीज हो गई वो एनर्जी फिर बाद में प्रोवाइड नहीं हो पाती। तो बहुत ज्यादा लैटिस एनर्जी होने की वजह से सॉलिड डिसॉल्व नहीं होते।